हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने कैसे अर्ली जो ज़माने थे उसमें हमने क्या देखा और फिर रेनेसांस पीरियड में हमने क्या जाना कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में क्या होता है। आज हम देखेंगे कि अर्ली 20th सेंचुरी में क्या हुआ था। 20th सेंचुरी का मतलब होता है 1900 से लेकर के 1999 यानी कि 2000 के ज़माने से पहले पहले तक का। ओके, सो इस जमाने में रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज टुक अ रेडिकल टर्न विद द एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी बिहेवियरिज्म एंड जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो हमने 1990s और 1999 के बीच में दो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का बढ़न देखा, जो कि था बिहेवियरिज्म और दूसरा था जेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो बिहेवियरिस्ट व्यू जो था ह्यूमन और एनिमल साइकोलॉजी पे, वो किस फ्रेमवर्क पे बना हुआ था कि एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स के फ्रेमवर्क पे बना हुआ था कि यानी कि कोई स्टिमुलस होता है, उसके बेसिस पे आप अपना रिस्पॉन्स देते हो और यही हमारा कॉग्निशन है। और जेस्टाल्ट थ्योरी जो होती है, जेस्टाल्ट की जो थ्योरी थी वो इलैबोरेट कंसेप्चुअलाइजेशन थी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन की विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। ये बताता हूं मैं आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, यानी कि 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन रिप्रेजेंटेशन एंड रियलिटी। तो जेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे, जो जेस्टाल्ट साइकोलॉजी में बिलीव करते थे, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो हम बाहर से देखते हैं वो एग्जैक्टली अंदर से भी हमें दिखता है। तो जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये कार बनाई है, ठीक है, और ये सिंगल सीटर कार है, ध्यान मत देना इस पे, ठीक है। ये इसकी हेडलाइट्स है और ये आगे की तरफ ये इसके ड्राइवर की विंडो है। सो अगर मुझे ये कार दिख रही है तो एग्जैक्टली मेरे माइंड के अंदर भी ये कार बनी होगी। ये रियलिटी थी जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट की। तो साइकोलॉजिकल स्टडीज ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एज कंसेप्चुअलाइज्ड इन द लेट 19th सेंचुरी सडनली बिकेम अनफैशनेबल। तो जो 19th सेंचुरी में हमने जाना था वो अब अनफैशनेबल हो गया था, ठीक है, और उसको बिहेवियरिज्म ने रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि बिहेवियरिज्म बहुत चरम सीमा पे था, बहुत अच्छे से लोग उसको पढ़ रहे थे और समझ रहे थे और वो बहुत ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पा रहा था। बिहेवियरिज्म बहुत अमेजिंग एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी था। तो स्टडीज ऑफ इंटरनल मेंटल ऑपरेशंस एंड स्ट्रक्चर्स सच एज अटेंशन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी एंड थिंकिंग वर लेड टू रेस्ट एंड रिमेन्ड सो फॉर अबाउट 50 years। यानी कि 50 साल तक हमने अंदर की दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उसमें झांका ही नहीं। हमने बोला जो बाहर दिख रहा है वो ही अंदर हो रहा है, ठीक है। To behaviorist, internal states were subsumed under the label of intervening variable। यानी कि सिंपली बिहेवियरिस्ट जब किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि जैसे अंदर क्या चल रहा है, क्या बाहर वही चल रहा है, तो उन्होंने सिंपली उसको क्या बोल दिया, एक इंटरवीनिंग वेरिएबल है, यानी कि कुछ बीच में दखल अंदाजी देने वाला वेरिएबल है, इसको पे ध्यान नहीं देना है। That mediated the effects of stimuli and responses and were neglected in the favor of making observations on behavior rather than on mental processes। बेसिकली उनका कहना यही था कि देखो जो भी आप बिहेवियर दिखाते हो वो अंदर क्या शो कर रहा है उसको आप भूल जाओ, वो फालतू की चीज है, उसमें नहीं ध्यान देना है, हम उस बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे। इसी जमाने के टाइम पे वो आया था इवान पावलोव, जिसने वो बेल वाला एक्सपेरिमेंट करा था बच्चे के साथ में, और कंडीशनिंग वाला जो डॉग के साथ में जो एक्सपेरिमेंट करा था इवान पावलोव। आप बाद में पढ़ोगे भी इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को कि इन लोगों ने कैसे हमारी कंडीशनिंग और इन सबको बनाया और इन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करके ये समझाया कि भाई ये चीजें मतलब बिहेवियर के बेसिस पे चलती है, ना कि अंदर के मेंटल प्रोसेस के बेसिस पे। तो 1932 में जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आया, ठीक है, उससे कुछ टाइम पहले कुछ एक लर्निंग साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था एडवर्ड टोलमैन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ये थे, और उन्होंने एक बुक पब्लिश करी पर्पसिव बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर जिसका कोई पर्पस है, इन एनिमल्स एंड मेन, ठीक है। तो in this seminal work, Tolman observed that what rats learn in a maze is the layout of the land rather than simply a series of मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस। तो उस टोलमैन ने अपनी किताब में बोला कि देखो यार, मैंने ना चूहों को एक मेज में डाल दिया, ठीक है, कि जिसमें आपको रास्ता ढूंढना होता है ना, मेज में ऐसे करके रास्ता जाएगा, फिर यहाँ पे ब्लॉकेजेस होंगी और फिर उसके बेसिस पे चूहों को रास्ता ढूंढना था, ठीक है ना। तो उसने बोला कि भाई अगर इन रास्तों को तुम पहचान सकते हो तो जो चूहे हैं वो रास्ता पहचान लेते हैं। द एनिमल अकॉर्डिंग टू टोलमैन्स इंटरप्रिटेशन ग्रेजुअली डेवलप्ड अ पिक्चर ऑफ हिज एनवायरनमेंट दैट वाज लेटर यूज्ड टू फाइंड द गोल। यानी कि फॉर एग्जांपल चूहे को बोला कि भाई यहाँ पे खाना है, यहाँ पे फूड है और यहाँ से उसको स्टार्ट करना है। तो चूहा क्या करता है, चूहा इस चीज का मैप बना लेता है ओवर टाइम। बार बार जब मुंह से एक ही मेज में डालेंगे तो वो उसका मैप बनाएगा और फिर अपने फूड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। दिस पिक्चर वॉज कॉल्ड एज कॉग्निटिव मैप, ठीक है, कि इस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव मैप। तो इसकी अगर हम बात करें तो टोलमैन का पोस्टुलेट कहता है कॉग्निटिव मैप ये एनिमल्स के अंदर होता है और ये एंटिसिपेट करता है
कि हमारी जो प्री ऑक्यूपेशन है, कंटेम्प्रेरी प्री ऑक्यूपेशन विद हाउ नॉलेज इज रिप्रेजेंटेड इन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ये जो टोलमैन का पोस्टुलेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में हमारे रिप्रेजेंटेशन प्ले करता है या रोल प्ले करता है। तो अच्छा, 1932 में टोलमैन ने तो ये काम करा था। 32 में फ्रेडरिक बार्टलेट करके एक वो थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मतलब प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है, रिमेंबरिंग, इन विच ही रिजेक्टेड द देन पॉपुलर व्यू दैट मेमोरी एंड फॉरगेटिंग कैन बी स्टडीड बाय मींस ऑफ नॉनसेंस सिलेबल्स एज हैड बीन एडवोकेटेड बाय एबिंगॉस इन जर्मनी। तो एक साइंटिस्ट थे एबिंगॉस, ठीक है, हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना, एबिंगॉस थे जर्मनी में, जिनके मानना था कि भाई ये जो क्या कहते हैं रिमेंबरिंग है और फॉरगेटिंग है ये हम नॉनसेंस सिलेबल से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, बट लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सर फ्रेडरिक बार्टलेट ने बोला, ठीक है। In the study of human memory, Bartlett argued the use of rich and meaningful material under naturalistic conditions would yield far more significant conclusions. यानी कि अगर हम लोगों को बहुत ही अच्छे कंडीशंस में कुछ समझाएं और सिखाएं तो वो एक्चुअली में एक मीनिंगफुल निकाल के देगा, एक मीनिंग निकालेगा rather than फालतू की चीज करना। तो बार्टलेट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ स्कीमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं सही बता रहा हूं, इसको याद कर लोगे तो आगे वाली पूरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी आसान हो जाएगी, ठीक है। अ यूनिफाइंग थीम दैट डिस्क्राइब्स द एसेंस ऑफ एन एक्सपीरियंस, यानी कि एक एक्सपीरियंस आपको अगर होता है तो उसके बेसिस पे आपको जितने एक्सपीरियंसेस होंगे आप उनका स्कीमा बनाते चले जाओगे। स्कीमा क्या है? एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होता है, आगे समझेंगे अभी भी स्कीमा के बारे में, ठीक है। स्कीमा थ्योरी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न थ्योरीज ऑफ मेमोरी, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि अभी जो मॉडर्न थ्योरीज हैं उनमें सबसे बड़ा रोल किसका है? स्कीमा का। द फीकंड आइडियाज ऑफ टोलमैन इन अमेरिका एंड बार्टलेट इन इंग्लैंड हाईली इन्फ्लुएंस द थिंकिंग ऑफ फ्यूचर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, फीकंड का मतलब होता है जन्मदाता या जन्म देने वाला, जो बहुत ज्यादा जन्म दे सकता है, तो इनके आइडियाज ने बहुत सारी चीजों को जन्म दिया था, ठीक है। लास्ट देखते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज टुडे। आज जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है ये अगर 20th सेंचुरी समझ में आ गया तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी आज की बहुत आसान हो जाएगी। देखो 1950s में एक इंटरेस्ट शुरू हो गया, ठीक है, अटेंशन पे, मेमोरी में, पैटर्न रिकॉग्निशन में, इमेजेस में, सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ब्यूटीफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करना, लैंग्वेज प्रोसेसेस में, थिंकिंग में और कॉन्शियसनेस में भी, ठीक है। यानी कि कॉन्शियसनेस डॉगमेटिकली एस्क्यूट कॉन्सेप्ट है, मतलब कि इस पे हम लेबल नहीं लगा सकते। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जैसे भगवान, कॉन्शियसनेस यानी कि क्या आप कॉन्शियस हैं नहीं है, इस तरीके का। एज वेल एज अदर कॉग्निटिव टॉपिक्स वंस कंसिडर्ड आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, इन सब पे हम ध्यान देना शुरू हो गए, ठीक है, इतने सारे पैटर्न्स पे हमने ध्यान देना शुरू कर दिया। तो नई जर्नल्स आई, प्रोफेशनल ग्रुप्स हुए जिनमें साइकोलॉजिस्ट ने और ज्यादा कॉग्निटिव मतलब लाइक साइकोलॉजी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एस्टैब्लिश हो गई और भी ग्रेटर क्लैरिटी के साथ में, ठीक है। और उसके बाद इट वाज प्लेन दैट दिस वाज अ ब्रांड ऑफ साइकोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम दैट वोग ड्यूरिंग द 1930s एंड 40s। यानी कि 1930s और 40s जब तक बिहेवियरिज्म, जेस्टाल्ट अपना काम कर रहे थे तब तक हमारी साइकोलॉजी बहुत हैपजर्ड थी, गुम थी। लेकिन इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हमारी साइकोलॉजी में एक्चुअली में कुछ डेफिनेटिव पैटर्न्स निकलना शुरू हुए जिनके बेसिस पे हम थ्योरीज बनाते हैं। Among the most important forces accounting for this neo-cognitive revolution was the following, और देखते हैं क्या क्या थे वो, ठीक है। सबसे पहला देखते हैं, ये कहता है फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी कि बिहेवियरिज्म फेल हो गया था। बिहेवियरिज्म जो जनरली बहुत ज्यादा ओवर्ट रिस्पॉन्सेज देखता है स्टिमुलाई के, कि भाई देखो एक चीज डाल दो तो उसके बेसिस पे आप रिस्पॉन्ड करोगे। इसने ये क्या फेलियर था उसका कि डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। कि भाई अगर मान लो घंटी बजा करके एक डॉग है, हम उसको ट्रेन करते हैं, या फिर किसी बच्चे को हम ताली मार करके उसको अप्रिशिएट करना सिखाते हैं, तो ये सारी जगहों पे क्यों नहीं हो पा रहा है, राइट? ये सारी चीजों में क्यों नहीं हो पा रहा है, या डाइवर्सिटी क्यों है ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है, कि हम अलग अलग चीजें क्यों करते हैं, राइट, सेम स्टिमुलस के बावजूद भी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग शेर को देख करके 3 तरीके के रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ लोग वहीं जम जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे कि भाई शेर आ गया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग वहां से भाग जाएंगे कि भाई शेर आ गया, भागो, उल्टी दिशा में भागो। और कुछ लोग होंगे वो पत्थर उठा के खड़े हो जाएंगे कि शेर आया है ना, चलो भाई लड़ते हैं, देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्यों, जबकि स्टिमुलस सेम है कि शेर आ गया है। तो Furthermore, there were some topics ignored by the behaviorists that seem to be profoundly related to human psychology. बहुत सिंपल सी बात है, बिहेवियरिज्म ने वो चीजें जो उसके काम की हैं उनको माना, जो नहीं है काम की उनको इग्नोर कर दिया था। These included memory, attention, consciousness, thinking and imagery. यानी कि इन सारी चीजों को बिहेवियरिज्म नहीं एक्सप्लेन कर पाया, ठीक है। It was apparent that internal mental processes were very real parts of psychology and required investigation.
सीधी सी बात है। तो इसलिए हमने क्या करा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने 1950s के बाद में इन चीजों पे ध्यान देना शुरू करा। ओके, कम्युनिकेशन थ्योरी की एक इमर्जेंस हुई। कम्युनिकेशन थ्योरी क्या है? कम्युनिकेशन थ्योरी होती है जो हम बात करते हैं, टॉक थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इन सब के ऊपर। कम्युनिकेशन थ्योरी प्रॉम्प्टेड एक्सपेरिमेंट्स इन सिग्नल डिटेक्शन, अटेंशन, साइबरनेटिक्स एंड इंफॉर्मेशन थ्योरी, एरियाज ऑफ सिग्निफिकेंस टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जब ये चीजें आई तो ये समझाने बहुत आसान हो गए, मेमोरी, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, हम इन सब के बारे में बात करने लगे। मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की बात करें, मॉडर्न लिंग्विस्टिक क्या है? नए वेज आ गए लैंग्वेज को देखने के, ठीक है ना, कि लैंग्वेज है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, तो एटीट्यूड जो कॉग्निशन में होता है, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अगर मैं बोलूं ए, तो आप लोग ए ऐसे ही बनाते हो ना, या फिर ए आप मैक्स टू मैक्स बुक में ऐसा बना हुआ देखते हो, बट लेकिन कभी भी ए हम ऐसे थोड़े ना बना देते हैं, ऐसे नहीं बनाते हैं। तो ये जब नए तरीके आए, लिंग्विस्टिक्स को समझने के तरीके आए, तो बिहेवियरिज्म हटने लगा, ठीक है। उसके बाद मेमोरी की रिसर्च हुई, बहुत सारी रिसर्च हुई वर्बल लर्निंग पे, सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन पे। तो उसने क्या करा, एक एम्पेरिकल बेस बना दिया। एम्पेरिकल मतलब एक एक्सपेरिमेंट से किया हुआ बेस बनाया, जिसमें हमारी थ्योरीज आई मेमोरी की, और डेवलपमेंट हुआ मेमोरी सिस्टम्स के मॉडल्स का, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, पढ़ोगे आप आगे उसमें, ठीक है। और टेस्टेबल मॉडल्स बन गए बहुत सारी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के लिए। फिर कंप्यूटर साइंस आया और बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, तो समझ में आया कि देखो इंसान के बाहर जितना गहरा है उतना ही अंदर भी गहरा है। तो कॉग्निशन के बेसिस पे कंप्यूटर साइंस, और सबसे बड़ी जबरदस्त चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब शुरू हुई, तो उसने क्या करा, एक री एग्जामिनेशन देना शुरू करा, यानी कि उसको दोबारा एग्जामिन करना शुरू करा कि हम जो बेसिक पोस्टुलेट्स थे, बेसिक तरीके थे जिनके बेसिस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और मेमोरी में प्रोसेस करते थे, स्टोर करते थे चीज़ों को, या लैंग्वेज की प्रोसेस और एक्विजिशन करते थे, उसमें हमें दोबारा झांकने का मौका मिला कि क्या ये सही है। आज भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें नई नई चीज़ें पता लगती हैं ब्रेन के बारे में। तो रिसर्च की कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गई क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस आ गए थे। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट जो था डेवलपमेंट साइकोलॉजी में, वो डिस्कवर हुआ था ऑर्डरली अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज विद मैच्योरेशन। यानी कि जैसे कि एक बच्चा होता है जो बहुत छोटा है, जो 2 साल का बच्चा है, आप उम्मीद कर सकते हो कि वो 5 साल के बच्चे से कम कॉग्निटिव एबल है, राइट। वो चीजें नहीं पढ़ पाएगा जो 5 साल का बच्चा पढ़ सकता है, वो चीजें नहीं कर पाएगा जो 5 साल का बच्चा कर सकता है। तो ये जो हमारे बहुत ऑर्डरली अनफोल्डिंग है एबिलिटीज की मैच्योरेशन के साथ में, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, वैसे वैसे आपकी एबिलिटीज बढ़ देंगी, वैसे वैसे आप ऑर्डरली मैनर में चीजें ज्यादा कर पाओगे। तो ये चीज कॉग्निटिव साइकोलॉजी में बहुत बड़ा रोल प्ले करी, ठीक है। इसमें नोटेबल डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजेट। जीन पियाजेट की हम पूरी थ्योरी पढ़ेंगे पूरे इग्नू में, जिन्होंने डिस्क्राइब क्या करा, चिल्ड्रन का डेवलपमेंट होना, और वो भी अप्रिशिएट, मतलब लाइक उन्होंने कुछ कुछ कंसेप्ट दिए थे इन्फेंसी से लेकर के एडोलेसेंस और ऊपर तक, कि कैसे एक बच्चा जो है अपनी एबिलिटीज में प्रोग्रेस करता है और वो सारी चीजें हमें नेचुरली दिखाई देती हैं। लास्ट वो कहता है कि अर्लीस्ट कंसेप्ट हैं रिप्रेजेंटेशनल नॉलेज के, और रीसेंट रिसर्च जितनी भी हुई है उसके बेसिस पे हमने सबसे पहले जाना था कि सेंसरी इनपुट्स पे हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीक फिलोसोफर से जो हमारे को वो मिली थी, सीख मिली थी, समझ आई थी, वो हमने समझ में आया कि हाँ वो बिल्कुल सही सोच रहे थे और उनका सोचना गलत भी नहीं था। कि रेनेसांस स्कॉलर ने सोचा, कंटेम्परेरी कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ने सोचा, सब कुछ सोचा, कि हमें ये समझ में आया कि ओके एट द एंड ऑफ द डे हमारे सेंसरी इनपुट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कॉग्निशन में। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड आइडेंटिकल टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये मतलब ये सवाल है इग्नू का कि जो भी आप अंदर समझ रहे हो, माइंड के अंदर जो समझ रहे हो और जो बाहर देख करके समझ रहे हो, क्या वो दोनों सेम चीजें हैं? ओके, तो एविडेंस इज इंक्रीजिंग दैट मेनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रियलिटी आर नॉट द सेम एज एक्सटर्नल रियलिटी। बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है इस बात पे और इतना एविडेंस मिला है कि जो अंदर माइंड के चलता है और जो बाहर माइंड के होता है वो दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। दैट इज दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक, जैसा जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी बोल रही थी, इसीलिए जेस्टॉल्ट भी फेल हो गया था। टोलमैन के वर्क हुआ लेबोरेटरी के एनिमल्स के साथ में, बार्टलेट का काम हमने देखा ह्यूमंस के साथ में। तो ये इंफॉर्मेशन मिली कि देखो सेंसेस जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं और इनकी एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन का मतलब कोई भी फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, किसी भी तरीके से स्टोर कर सकते हो। आपके ऊपर है आपको मेमोरी में कैसे स्टोर करना है इस चीज को। तो अगर मैं सेब को सिर्फ लाल रंग से स्टोर करना चाहूं, मैं लाल रंग से भी स्टोर कर सकता हूं, और सेब को अगर मैं गोल शेप से स्टोर करना चाहूं तो गोल शेप से भी स्टोर कर सकता हूं। शेप को अगर मैं अर्थ देख करके स्टोर करना चाहूं वैसे भी कर सकता हूं। तो स्टडीज ऑफ न्यूरोलॉजी क्लियरली शो दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज सेंस्ड एंड स्टोर्ड एज न्यूरोकेमिकल कोड।
बेसिकली ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। हमने ये समझा कि किस तरीके से हमारी कॉग्निटिव साइकोलॉजी अब तक डेवलप हुई है। लास्ट हमारा टॉपिक बचेगा की इश्यूज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।